अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लेक्चर पढ़ने लगे हैं दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से पहले ना थोड़ा सा कल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करने लगूँ मैं, तो थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, अनस्टेबल एटम है, या अनस्टेबल एटम से मिली हुई एक लगा लें ईंट बनी हुई है अनस्टेबल एटम्स की। यानी कोई भी ऐसी चीज है जो अनस्टेबल एटम से मिलकर बनी हुई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स से मिलकर बनी हुई है। अब अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज अनस्टेबल है इसका मतलब उसके पास औकात से ज्यादा एनर्जी है, हाई एनर्जी है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड या अनस्टेबल एटम वो होता है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। और इस दुनिया में हर अनस्टेबल चीज क्या बनना चाहती है? स्टेबल बनना चाहती है। और जो स्टेबल होती है उसकी क्या खासियत है कि उसकी एनर्जी कम होती है। यानी जो स्टेबल चीज है ना उसके पास लो एनर्जी होती है, और जो अनस्टेबल होती है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड हाई एनर्जी वाला इसलिए है क्योंकि वो अनस्टेबल है, या वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। और स्टेबल न्यूक्लियाइड स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। तो अगर ये वाला अनस्टेबल न्यूक्लियाइड स्टेबल बनना चाहता है तो इसको अपने अंदर से एनर्जी निकाल कर एनर्जी को कम करना पड़ेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है करता क्या है, ये अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल देता है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है इट रिलीजेस एनर्जी। अनस्टेबल न्यूक्लियाइड अपने अंदर से क्या निकालता है? एनर्जी। और मैंने कल आपको बताया था कि ये एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जब एनर्जी निकल जाती है तो फिर आपका ये जो अनस्टेबल एटम है ये क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। तो जब एनर्जी निकल जाती है तो आपका अनस्टेबल एटम इवेंचुअली क्या बन जाता है? स्टेबल। अब तवज्जो दीजिएगा, मैंने आपको कल बताया था, मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करने लगा हूं, जरा सुनिएगा कि अनस्टेबल एटम अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास एनर्जी औकात से ज्यादा है। तो अनस्टेबल एटम अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एनर्जी औकात से ज्यादा होती है। और अगर उसने स्टेबल बनना है तो एनर्जी को निकालता है। देखो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड था, इसने अपने अंदर से क्या निकाली? एनर्जी निकाली। किस फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। बेटा किसी अनस्टेबल एटम का अपने अंदर से रेडिएशन का निकालना, इस प्रोसेस को हमने कल बोला था, इसको बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी अनस्टेबल एटम का अपने अंदर से एनर्जी निकालना उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होता है इसको हमने क्या बोला था? याद हो तो हमने इसको बोला था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ऐसा एलिमेंट जो अनस्टेबल है और अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडिएशंस के निकालने के अमल को क्या बोलते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब पहले ये क्या था, जरा ध्यान इधर हो, पहले ये पर्पल वाला एटम था अनस्टेबल, एनर्जी निकाली तो क्या बन गया? स्टेबल। क्या इसने अपनी शक्ल अनस्टेबल से स्टेबल बना ली? इसने अपनी शक्ल अनस्टेबल से क्या बना ली? स्टेबल। तो ये अपनी शक्ल को अनस्टेबल से स्टेबल बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो इसने जो भी अपनी शक्ल अनस्टेबल से स्टेबल बनाई है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो अब क्या क्या बातें मैंने आपको बताई हैं जरा रिवाइज करते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि अनस्टेबल एटम के पास एनर्जी ज्यादा होती है और वो स्टेबल बनने के लिए अपने अंदर से एनर्जी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी के निकलने के अमल को बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जौन सा एलिमेंट उसको निकालता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है तो वो अनस्टेबल से क्या बन जाता है? स्टेबल, यानी अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। तो अपनी शक्ल चेंज करने को ये टॉपिक का नाम है आपका, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ये बात हो गई। क्या मैं इस डायग्राम को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूं? जरा देखिएगा, एक्स है आपके पास पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है लेकिन कैसा है? अनस्टेबल। और ये स्टेबल होना चाहता है तो जब ये स्टेबल होगा तो वाई बन जाएगा, यानी डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि आपके पास पर्पल कलर में कौन था? ये वाला कौन था आपके पास? अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है एक्स, और फिर वो बन गया स्टेबल न्यूक्लियाइड ग्रीन वाला, और ये आ गया वाई डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड। तो एक्स यहां पर होता है पेरेंट न्यूक्लियाइड जो कि अनस्टेबल होता है, और वाई आपके पास क्या होता है? डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड। और साथ जब ऐसा होता है तो अभी साथ आपको पता है क्या निकलती है? तो साथ आपके पास निकलती है एनर्जी। तो जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड एक डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होता है तो साथ एनर्जी निकलती है, और ये कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम बोला करते हैं
न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो किसी पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड का डॉटर स्टेबल बन जाना, डॉटर स्टेबल बन जाना, बिल्कुल स्टेबल हो जाना एनर्जी निकाल के अपने अंदर से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और यही इसकी डेफिनेशन लिखी है। पहली बात, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। और इसकी इंजीनियरिंग मैं कल भी बता चुका हूं आप लोगों को। स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने आपको बताया था खुद ब खुद। तो ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन विच पहली बात, पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। कैसा? पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड। वो किसमें चेंज हो जाता है? स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में। देखो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड किसमें चेंज हो गया? डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड में। विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, और साथ क्या निकालता है? वो रेडिएशन निकालता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता है, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड एनर्जी निकालता है, रेडिएशन निकालता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड। तो ये थी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अगर यहां तक किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो भी रिवाइंड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें याद होंगी कि रेडिएशन की कुल कितनी टाइप्स हैं? तो 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा। अगर किसी मटेरियल से, देखो मैंने भी आपको क्या बताया, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में क्या होता है, एक पेरेंट स्टेबल न्यूक्लियाइड पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर स्टेबल में और साथ क्या निकालता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर अल्फा रे निकल रही है ना तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्फा डीके। अगर आपके पास किसी भी मटेरियल में से अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो है ना, वो जब स्टेबल बनता है तो रेडिएशन निकालता है। तो अगर कोई अनस्टेबल एटम स्टेबल हुआ और उसने अल्फा रेज निकाली तो मैं इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? अल्फा डीके। अगर उसने बीटा रेज निकाली तो मैं इसको कहूंगा बीटा डीके। और अगर उसने गैमा रे निकाली तो मैं उसको क्या कहूंगा? गैमा डीके। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर उसने अल्फा रे निकाली तो अल्फा डीके, बीटा रे निकाली तो बीटा डीके और गैमा रे निकाली तो गैमा डीके। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। और ये पूरे प्रोसेस को, ये जो है ना, ये तीनों चीजें अल्फा डीके, बीटा डीके, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके, ये तीनों किसकी टाइप्स हैं? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की टाइप्स हैं। तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन आगे से फिर कितने टाइप्स की हुई? तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन आगे से 3 टाइप्स की है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। एक एक करके अभी हम इनको भी पढ़ते हैं। पहले आप लोगों को मैंने ना एक एटम को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। तो मैंने कहा था अगर एक एटम एक्स है तो उसके ऊपर वाली साइड पर ए होता है, और ये ए क्या था? मैंने आपको तभी बताया था कि यहाँ पर जो आपका ए है ना, दैट इज द एटॉमिक मास। तो ऊपर की साइड पर एटॉमिक मास आता है और नीचे की साइड पर जी आता है, और जी आपका क्या था? जी था एटॉमिक नंबर। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगी। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है, ऊपर वाली साइड पर एटॉमिक मास आता है और नीचे वाली साइड पर क्या आता है? एटॉमिक नंबर। चले तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके। तो क्या होता है अल्फा डीके? जरा गौर से सुनिएगा बेटा। जब किसी भी अनस्टेबल एटम से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा रेज निकलेंगी, तो मैं क्या कहूंगा कि कौन सा डीके हुआ है? अल्फा डीके। तो क्या होता है अल्फा डीके? तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। किसी भी मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल का निकलना, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा डीके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज दिस? तो आपने याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियर। असल में ये कुछ नहीं होता, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और हीलियम होता है 4-2 हीलियम। तो ये अल्फा पार्टिकल है 4-2 हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है 4-2 हीलियम। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। चलें अब जरा स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन अल्फा डीके की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद जनरल इक्वेशन। देखो आपको पता है कि अल्फा डीके में कौन सा पार्टिकल निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो आप ये बात जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल तो हीलियम को बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं। अच्छा जरा तवज्जो दीजिएगा, मैंने अभी ऊपर आपको न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन की जनरल इक्वेशन एक्सप्लेन की थी, ये वाली। पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को किससे शो करते हैं? एक्स से, डॉटर को वाई से। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, आपके पास एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है एक्स, और मैंने बताया कि ऊपर आता है एटॉमिक मास ए और नीचे आता है एटॉमिक नंबर सी। और जब इसने चेंज होना है डॉटर में वाई में,
तो एक हीलियम पार्टिकल निकलना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। और अभी मैंने अल्फा पार्टिकल आपको बताया ये होता है 4 2 और साथ क्या निकलेगी, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में साथ क्या निकलती है, तो आप जानते हैं साथ निकलती है एनर्जी। अब जरा टेक्निकल बात है, थोड़ी सी गौर से जरा सुनिएगा। अब देखो ऊपर इधर एक्स के साथ क्या था, ए, इधर क्या था, सी। अभी देखो एक्स में से क्या ये वाला पार्टिकल निकल गया है, यानी ए में से ऊपर वाली, ए ऊपर है, इधर 4 ऊपर है, ए में से कितने निकल गए, 4। तो मैं वाई के पास लिखूंगा ए में से कितने निकल गए, 4, ए -4। और जी में से कितने निकल गए, 2, तो जी -2। तो ये आपके पास आएगा डॉटर न्यूक्लियाइड। तो जो एक्स वाला होता है उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाइड। ये जो एक्स वाला है आपके पास ये क्या है, दिस इज अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। और ये वाई वाला क्या है, दिस इज अ डॉटर न्यूक्लियाइड। और साथ आपके पास क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। अच्छा अब हम इसकी एग्जांपल भी एक स्टडी करते हैं, तो जरा तवज्जो दीजिएगा। अल्फा डीके की एक रियल लाइफ एग्जांपल के ये कैसे होता है। चले तो एग्जांपल जरा समझते हैं, जरा गौर सब बच्चों का इधर हो। आप लोगों ने ना ले लेना रेडियम। क्या ले लेना है, रेडियम। अच्छा याद रखना रेडियम होता है 22688, 22688। ये बात आपने याद रखनी है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो रेडियम है ना इसमें होता है अल्फा डीके। तो अगर अल्फा डीके होता है तो पहली बात कि इसमें से क्या निकलेगा, हीलियम। और हीलियम मैंने बताया क्या होता है, 4 2। तो ये रिएक्शन होगा। अच्छा अब आपके पास जो नई चीज बनेगी वो कुछ भी बने, उसमें से ऊपर वाला 226 है, उसमें से कितने पहले निकल गए, 4। तो 226 में से 4 निकालोगे आता है 222। 88 में से कितने नीचे निकले हैं, 2। तो 88 में से 2 निकालोगे आता है 86। यानी जो नया एटम आना है ना वो ये होगा 222 और 86। और जब आप पीरियोडिक टेबल खोलते हैं और देखते हैं कि 226 और 222 और 86 कौन है, तो आपके सामने आता है रेडोन, Rn। Rn क्या है, रेडोन। यानी यहां पर आपका जो रेडियम था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, रेडोन। और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। और साथ क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डीके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहरहाल आगे चलते हैं, मेरे पास दूसरा टाइप ऑफ डीके है जिसको बोलते हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके कैसा डीके है, ये ऐसा डीके है जिसके अंदर निकलता है बीटा पार्टिकल। तो बीटा डीके में मैं सिंपली ये लिख लूंगा कि बीटा डीके इज अ डीके इन विच देयर इज अ रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल। इसमें बीटा पार्टिकल निकलता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। चलें तो अब हम इसकी पहले सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, तो जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन। तो बीटा डीके की जनरल इक्वेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट न्यूक्लियाइड है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पेरेंट न्यूक्लियाइड को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो ये आ गया पेरेंट न्यूक्लियाइड, ऊपर होता है एटॉमिक मास, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। पहली बार निकलेगा बीटा पार्टिकल। अब याद रखना बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 0 -1। ये होता है इलेक्ट्रॉन, ऊपर 0 होता है और नीचे क्या होता है, -1। अच्छा तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 0 नीचे -1। तो ए में से कितने निकले, 0। तो ए में से 0 निकलेगा तो क्या आएगा, ए। जी में से कितने निकले, जी में से माइनस करो, -1 निकालना है ना जी में से। तो जी में से क्या निकला है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा जी +1। तो यहाँ पर जो जी है असल में वो क्या बनेगा, जी +1। हमने गिनना होता है ना कितने निकले हैं, कितने निकले हैं। तो क्योंकि यहां से -1 निकला है, -1 माइनस हुआ है, तो ये देखो ये -1 है और ये मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस। तो -1 जब माइनस होता है असल में वो क्या हो रहा होता है, प्लस। तो यहां पर आपके पास आएगा वाई, ठीक है ना। तो ये वाई जो होता है ये डॉटर न्यूक्लियाइड होता है और साथ आप जानते हैं क्या निकलती है, एनर्जी। अगर मैं इसकी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूं तो आपको शायद बेहतर समझ में आ जाए। तो यहां से अभी हम इसकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे। चले जरा तवज्जो दीजिएगा। तो आपके पास आप कार्बन 14 ले लें, कार्बन 14 नीचे 6 होता है। जब ये डिके होगा तो इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा जो कि होता है 0 -1। भाई 14 में से 0 निकला तो क्या आएगा, 14। 6 में से -1 निकला माइनस हुआ, 6 में से -1 माइनस हुआ है, यानी 6 में से -1 माइनस हुआ है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा 7। तो नीचे वाली साइड पर क्या आएगा 7। तो जब आप पीरियोडिक टेबल खोलते हैं 14 7 कौन है, तो वो तो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन है असल में वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं बीटा डिके। क्या बोलते हैं, बीटा डिके, जिसके अंदर क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन।
क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो यहां पर आपके पास ये बन जाएगा नाइट्रोजन। चले, तो ये बात आपने याद रखनी है, इसको बोलते हैं बीटा डीके। अब चलते हैं गैमा डीके पे। तो गैमा डीके क्या होता है? तो इट इज द रिलीज ऑफ अ गैमा रे। गैमा रे का निकलना क्या होता है? गैमा डीके। तो आप यहां पर लिखेंगे कि रिलीज ऑफ गैमा रे। जब गैमा रे निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? गैमा डीके। तो जरा इसकी जनरल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं मैं आप लोगों को, जरा सुनिएगा। गैमा डीके, तो यहां पर सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे जनरल इक्वेशन। चले, तो जरा सुनिएगा। अभी आपको पता है कि जो पेरेंट एटम होता है उसको एक्स बोलते हैं। ऊपर आता है एटॉमिक नंबर ए, नीचे आता है एटॉमिक सॉरी ऊपर एटॉमिक मास ए और नीचे आता है एटॉमिक नंबर। बीच में से निकलेगी गैमा रे। गैमा रे रे है और रे का मैस नहीं होता, तो ये दोनों जीरो जीरो हो जाएगी। गैमा रे को इस तरह से शो करते हैं और इसका दोनों तरफ जीरो जीरो होता है। तो ये आपके पास आएगा ए में से जीरो निकला तो ए ही आएगा, और साथ आपके पास आएगा सी, और नया पार्टिकल बन जाएगा वाई, जिसको डॉटर बोलते हैं। तो अगर मैं इसको आपको इसकी एक रियल एग्जांपल दिखाऊं, इसकी रियल एग्जांपल जरा इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। एक मिनट। चलो, तो यहां से अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो एग्जांपल जरा तवज्जो से सुनिएगा इसकी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास है कोबाल्ट जी। तो हम एग्जांपल पढ़ने लगे हैं गैमा डीके की। तो आपके पास कोबाल्ट है 6027 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्टार। अच्छा, ये स्टार का मतलब क्या होता है? तो आपने याद रखना है कि जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर स्टार लग जाए तो इसका मतलब होता है एक्साइटेड एटम। क्या मतलब होता है इसका? एक्साइटेड एटम। एक्साइटेड एटम का मतलब ही होता है अनस्टेबल, यानी एनर्जी औकात से ज्यादा है इसके पास। तो एनर्जी औकात से ज्यादा है तो अनस्टेबल है। एक्साइटेड का मतलब अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ये अपने अंदर से सबसे पहले गैमा रे निकाल लेगा, और गैमा रे जीरो जीरो होती है, बस एनर्जी होती है इसके पास। तो रहेगा तो ये कोबाल्ट ही 60 और 27, लेकिन इसके ऊपर अब स्टार नहीं आएगा क्योंकि पहले वाला कौन सा था? एक्साइटेड। लेकिन अब ये वाला एक्साइटेड नहीं है। ये कैसा है? ये स्टेबल है। तो आपने देखा कि एटम्स अनस्टेबल से स्टेबल किस तरह से हो जाते हैं? वो अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं, और ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। तो ये वाला पूरा लेक्चर जो था ना, ये हमारा न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन पे था, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या होती है न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। तो ये आपने याद रखनी है। ये हमारी पहली स्लाइड थी जिसमें हमने न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन के बारे में पढ़ा, और दूसरी बात हमने इधर की, यहाँ पर अल्फा डीके पढ़ा, और फिर हमने जो है ना बीटा डीके और गैमा डीके पढ़ा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही। और स्टे ट्यून्ड रहे। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा वहां पर। अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर में किसी तरह की इंप्रूवमेंट हो तो आप वो भी सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।